हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आपकी इंग्लिश की और वरुण सर की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वरुण सर ने अब तक 2 क्लासेस ले रही है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके वो भी क्लासेस आप जल्दी से देख लीजिए। और इस क्लास के बाद आपको वरुण सर की क्लास हिंदी की भी देखनी है, ठीक है। तो ये हमने अब तक 2 सेशंस कर लिए हैं कंप्लीट, जिसमें से हमने सितंबर 15 और फरवरी 15 का पेपर कर लिया है, जिसमें से इंग्लिश वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग अपना सितंबर 16 का जो पार्ट है उसमें इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो इसलिए चलिए हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हम अभी सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, पैसेज सबसे पहले हम सबसे बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं, तो पहले हम सबसे पहले वो कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने पैसेज पे आएंगे, क्योंकि वो अगर क्वेश्चंस हमें आते होंगे तो वो हम एकदम देख के ही उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जो पैसेज होते हैं इनको थोड़ा रीड करना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। तो हम अगर उन्हें जल्दी कर लेंगे तो हमारे पास इन्हें रीड करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए टाइम बच जाता है, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं एक सेकंड इन्हें, हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पिछले 2 सेट्स की भी और इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन से, उसके बाद हम अपने पैसेज पे आएंगे, ठीक है। चलिए 128 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 128 क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज नॉट। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है इंस्टिंक्टिव, बी है सोशल, सी है आर्बिट्री या डी है सिंबॉलिक। तो लैंग्वेज इसमें से क्या नहीं है, इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्री या सिंबॉलिक, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक, सोशल होता है सामाजिक, आर्बिट्री होता है विवेकपूर्ण और सिंबॉलिक होता है प्रतीकात्मक। आप मुझे बताइए कि इनमें से लैंग्वेज क्या नहीं है। इसमें से लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव नहीं है, इसका सही आंसर होगा इंस्टिंक्टिव, ठीक है। यानी लैंग्वेज स्वाभाविक नहीं है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको आते हैं तो आप देख के इन क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। 129 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। When language development in a deliberate and conscious effort, language is। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो एक डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट है अगर, तो हमारी लैंग्वेज क्या होती है। ए हॉर्न्ड, बी ब्रश्ड अप, सी लर्न या डी अक्वायर। ये सारे क्वेश्चंस आप देख के आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट को अगर सोच समझ कर किया जाए, उस पर एफर्ट्स दिया जाए कॉन्शियसली, तो हमारी लैंग्वेज, हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो लैंग्वेज इज लर्नड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख के लगा सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट आप अभी यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कल को अगर एग्जाम्स वगैरह में ऐसे एक आध क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं तो एटलीस्ट आपके नंबर ही तो पक्के हो रहे हैं। तो आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। 130 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। टास्क क्या होता है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में जो टास्क है वो क्या होता है। ए अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी, बी अ पीस ऑफ वर्क फॉर अ पेरेंट्स टू डू देयर चिल्ड्रंस होमवर्क, सी है अ पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर्स टू डू इन अ क्लासरूम, या डी है अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोजेस लर्नर टू लैंग्वेजेस। तो आप इसके आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ए, अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी। टास्क क्या होता है, टास्क होता है अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी, ठीक है। चलिए 131 क्वेश्चन का आंसर है, ट्रेवलोस इज अ जेनर ऑफ। क्या होता है, ए क्रिटिसिज्म, बी बिब्लियोग्राफी, सी लिटरेचर या डी पोएट्री। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। ट्रेवलोस मतलब होता है यात्रा वृतांत, तो ये होता है, ये लिटरेचर का जेनर है, ठीक है। ये एक टाइप का लिटरेचर है। लिटरेचर एक टाइप का कौन सा जेनर है, लिटरेचर, ठीक है। 132 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of an effective learning language classroom is to provide learners with an opportunity to। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। ए इंटरेक्ट, बी इंटरफेस, सी एसेस या डी इमिटेट। सही जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा कि एक इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम में जो लर्नर होता है उसे
कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, इंटरेक्ट, इंटरफेस, असिस्ट, इमिटेट। इसका सही आंसर है इंटरेक्ट। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से वहाँ पे मार्क करके आ सकते हैं, जिससे आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंटरेक्ट, क्योंकि जब तक हम आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, आपको लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लैंग्वेज, इफेक्टिव लैंग्वेज जो क्लासरूम होता है उसमें इंटरेक्शन करवाया जाता है, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज अच्छे से सीख सकें। ठीक है, 133 क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज पार्टिसिपेटिंग, नहीं हाँ इज प्रैक्टिसिंग, सॉरी, अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, शी शुड फोकस ऑन। जो एक टीचर है क्लास 5th की, वो इंटरेक्टिव लिसनिंग पे लिसनिंग को वो कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, तो उसे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? ए, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, बी, लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, सी, लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, या डी, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग का सही आंसर है, क्योंकि जब आप इंटरेक्टिव लिसनिंग पे मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको सुनना और रिस्पॉन्स करना है ना, यही आपको फोकस उस पर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप जल्दी से उन्हें टिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास अगर आप पैसेज वगैरह है तो उसे पढ़ने का टाइम रह जाता है। ठीक है, अभी तो पैसेज आ रहे हैं फिलहाल, तो इसे पढ़ने का अच्छा खासा टाइम हो जाता है। 134, अ वर्ड विच सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर। बताइए क्या कहते हैं? ये तो बहुत ईजी है। इसका सही आंसर है होमोनियम्स। ठीक है, ये तो जो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है और सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं एज अनदर, बट द डिफरेंट मीनिंग, जब उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, मतलब स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी और मीनिंग डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहते हैं? होमोनियम्स कहते हैं। ठीक है, होमोनियम्स और होमोफोन में डिफरेंट, वो परेशान मत हो जाइएगा, सही आंसर लगा के आएगा। इसका सही आंसर है होमोनियम्स। ठीक है, 135 क्वेश्चन का सही आंसर देंगे आप लोग। 135 क्वेश्चन है, अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूजुअली इन एन ऑक्सिलरी वर्ब इज। अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूजुअली इन अ ऑक्सिलरी वर्ब, शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, क्या कहलाती है? ए, कोनोटेशन, बी, कनेक्टर, सी, कॉन्ट्रैक्शन, या डी, कंजक्शंस। क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन, सी इसका सही आंसर होगा। शॉर्टर फॉर्म पूछिए ना आपसे। ठीक है, चलिए 135 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। 136 क्वेश्चन पे आते हैं। आदिति, अ विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4th डजंट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल। ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक लिपि होती है जो कि किन्हें समझाने में काम आती है? जो कि देख नहीं सकते हैं। ठीक है, विजुअली चैलेंज जो होते हैं उन्हें समझाने में काम आती है। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो एक अदिति एक चाइल्ड है जो कि विजुअली चैलेंज है। अब वो, उसके पास ब्रेल में कोई टेक्स्ट नहीं है, आप उन्हें कैसे बताएंगे क्लास में कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? टीचर को क्या करना चाहिए? ए, शी में अरेंज द गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ द चाइल्ड। उसे अपनी क्लासरूम में जो ऑडियो CD है वो अरेंज करनी चाहिए टेक्स्ट बुक की, ताकि उसे सुन के वो अच्छे से पढ़ सके। या डी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑफ दिस सिंगल चाइल्ड, शी मे यूज हर एनर्जी इन टीचिंग एंड रिमेनिंग क्लास। उस पे एनर्जी वेस्ट करने की जगह आप, मतलब सिंगल चाइल्ड पे वेस्ट करने की जगह पूरी क्लास बाकी जो बची हुई है उस पर एनर्जी को लगाना चाहिए। सी, शी में आस्क हर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। आप उसके पेरेंट्स को बोल देंगे कि आप देख लीजिए अपने बच्चे को। या डी, शी में आस्क द पेरेंट्स टू अरेंज अ स्पेशल टीचर फॉर हर। मतलब आप प्रिंसिपल से कहेंगे कि इसके लिए स्पेशल टीचर अरेंज करें। इसका सही आंसर है शी में अरेंज द गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, क्योंकि देखिए आप ऐसा रूड बिहेव तो करेंगे नहीं, आप उस बच्चे पे भी पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, 137 क्वेश्चन है, पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेन फॉर। पोएट्री टीचिंग किस लिए यूज होती है? अ लर्निंग ग्रामर, लर्निंग पंक्चुएशंस, सी, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, या डी, लैंग्वेज लर्निंग। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, इसका सही आंसर जो होगा
वो होगा हमारा एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। पोइट्री टीचिंग जो होती है वो एन्जॉयमेंट एप्रिसिएशन वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मैं आपको बता रही हूँ वो ये होगा। 138 क्वेश्चन पे आते हैं। 138 क्वेश्चन है आपका, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स। अगर इंग्लिश रीड कर रहे हैं, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स ए रीडिंग अलाउड, बी रीडिंग फॉर ग्रामर, सी मीनिंग मेकिंग, या डी डिकोडिंग द लेटर्स एंड वर्ड्स। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स इसका सही आंसर है डिकोडिंग ऑफ लेटर एंड वर्ड्स, ठीक है। हम वर्ड्स को और लेटर को रिकॉर्ड करते हैं तभी तो हम इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे ना। जब हमें यही नहीं पता होगा लेटर क्या लिखा है, वर्ड क्या है, हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है। ये 139 क्वेश्चन होगा। 139, व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस etc, इट इज कॉल्ड। आप ये बताइए, ये सब आपको, ये वाली चीज़ें तो आपको बीएड में पढ़ाई गई होंगी। ए फॉर्मल असेसमेंट, बी ग्रुप असेसमेंट, सी सेल्फ असेसमेंट, या डी पीर असेसमेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जब लर्नर्स जो होता है वो एक दूसरे की लैंग्वेज पे उन्हें फीडबैक देते हैं, उनकी लर्निंग स्ट्रेटजी, वर्क, परफॉर्मेंस etc पर, लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस, इन सब पे जो लर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, तो इसे हम कहते हैं पीर असेसमेंट, ठीक है। ये बीएड का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। 140 क्वेश्चन, A teacher after completing a chapter asks the student some question to review their learning। एक टीचर है, उन्होंने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कितने बच्चों ने कितना अच्छे से उस चैप्टर को समझा है वो देखने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन शी इज आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रही है वो किस पे बेस्ड होने चाहिए। ए लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बी हाइपर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या डी मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसका सही आंसर होगा मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्यों होगा, क्योंकि आप जब किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जब अपने क्लासरूम में पढ़ा दिया गया है, तो आप एकदम हाई क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, आप उनसे मिडिल के, ना उनसे इतने कम लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आपको पता लग सकता है कि क्या हर बच्चे ने, क्योंकि देखिए हर बच्चे की अपनी एबिलिटी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा जल्दी उसे समझ सकता है, कोई लेट समझ सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक मिडिल आप पूछ सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि आपने जो क्लास में पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छे से समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। चलिए 141 क्वेश्चन है, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जो होता है कैन बेस्ट ए बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बी ये तो सारे हमारे बीएड के क्वेश्चन है, बी हेल्प द टीचर टू ट्रांजैक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, सी हेल्प द लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, या डी फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऐसा क्या होता है, TLM जो होता है हमारा, जो TLM होता है जो टीचर्स यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इनमें से कौन सा आंसर बेस्ट होगा कि वो हमारे लिए क्या यूज़ होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो सहूलियत देता है, सहूलियत प्रदान करता है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से TLM के थ्रू समझ आता है, आप अपने लेसन्स को और अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। 142 क्वेश्चन, और आई थिंक ये हमारा, हाँ इस वाले का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पैसेज बचते हैं। 142 विद अदर चिल्ड्रन, जी आप 142 क्वेश्चन, वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट। ऐसा क्या, जब आप किसी पेरेंट्स को उसके बच्चे का फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए टीचर को। ए गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, बी शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द एनेक्डोट्स, सी कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, या डी कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड विद हर प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, बताइए इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। कभी भी किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की एबिलिटी
अलग अलग होती अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000 प्लस से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस को ध्यान में एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसके उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहाँ से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। होती है। चलिए हम अपना पैसेज कंप्लीट कर लेते हैं। कल हमने रामानुजन के बारे में पढ़ा था, आज एडिसन के बारे में आ गया। ये अच्छे से हमें हिस्ट्री पढ़वा के रहेंगे। चलिए हाँ, चलिए हमारा पैसेज है एडिसन के बारे में, पढ़ लेते हैं। A remarkable feature of addition invention was their basic simplicity। जो हमारा एडिसन थे उनकी जो विशेषता थी वो उनकी सिंप्लिसिटी थी। जो उनके इन्वेंशंस में उनकी विशेषता थी वो उनकी सिंप्लिसिटी थी। एडिसन कौन थे? पहले उन्होंने बल्ब बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये उनके बारे में। There was innumerable scientists possessing deep knowledge of electricity, chemistry, etc. But it was this unschooled genius who succeed when they fail। मतलब ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री, इन सब के बारे में नॉलेज रखते थे, बट ये जो थे कि ये अनस्कूल्ड जीनियस जो थे। अनस्कूल्ड जीनियस का मतलब है कि आपको पता है उन्हें बचपन में प्रॉब्लम थी थोड़ा कि समझने में, या स्कूल वगैरह में उन्हें टीचर जो थे वो निकाल दिया करते थे। आपने अगर उनकी बचपन में इस कहानी पढ़ी है या ऐसे पैराग्राफ हुआ करते तो उसमें बताते थे कि वो अनस्कूल्ड जीनियस थे, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। तो जहाँ वो लोग फेल हो गए अच्छे साइंटिस्ट, वहाँ पे इन्हें क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई। ठीक है। What were his unique qualities? उनकी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ थी? फर्स्टली, he has an uncanny ability to judge the practical use of any scientific fact। अनकैनी एबिलिटी का मतलब होता है अद्भुत क्षमता। तो उनके पास ये पूछ रहे हैं आपसे व्हाट वाज हिज यूनिक क्वालिटी। उनकी क्या यूनिक क्वालिटी थी? पहली तो ये थी कि उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी कि किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को प्रैक्टिकल यूज में जज करने के लिए। ठीक है। वो हमेशा ये सोचते थे कि अगर ये कोई चीज़ नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है इसका, अच्छा इसमें साइंटिफिक फैक्ट है, तो उसे प्रैक्टिकल यूज में कैसे हम उसे ला सकते हैं। सेकेंडली, ही वॉज ब्लेस्ड विद द पेशेंस एंड परसेवरेंस। तो जो वो थे, जो हमारे एडिसन सर थे, वो पेशेंस उनके पास बहुत था, और परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। तो वो दृढ़ता से अपने काम पे लगे रहते थे। उनके पास जो पेशेंस था वो बहुत ज़्यादा था, और वो किसी काम को लेके दृढ़ थे। मतलब कि हमें ये काम करना है तो करना है। ही वुड ट्राई आउट काउंटलेस आइडिया टिल ही फाउंड द राइट वन। वो बहुत सारे काउंटलेस आइडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, जब तक वो एक सही जो ढूंढना चाहते थे वो ढूंढ नहीं लेते थे। ही फाउंड द राइट वन। जब तक वो एक सही जो भी अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका अगर उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाता था, वो काउंटलेस आइडियाज़ ट्राई करते रहते थे। थर्ड वॉज हिज बिजनेस एक्यूमेन। और तीसरी क्या थी उनकी थी बिजनेस एक्यूमेन। मतलब उनका बिजनेस का जो माइंड था वो बहुत अच्छा था, विच इनेबल हिम टू अर्न द लार्ज सम ऑफ मनी नेसेसरी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट वर्क। तो जो उनके एक्सपेरिमेंट वर्क को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भाई पैसे भी चाहिए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए थी, तो उनके लिए उनका जो बिजनेस आइडिया माइंड था उसमें क्या करते थे, उसकी वजह से उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं आती थी अपने एक्सपेरिमेंट को लेके। तो थर्ड वॉज इज बिजनेस एक्यूमेन।
which enable him to earn the large sum of monies necessary to conduct experimental works। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वर्क कंडक्ट करने के लिए जो उनके पास पैसे चाहिए होते थे वो उनके बिजनेस आइडिया से आ जाया करते थे। एडिसन्स एथोसिज्म फॉर वर्क एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ensure a long and प्रोडक्टिव लाइफ। जो एडिसन जो थे हमारे, उनके अंदर जो जोश था, अपने एथिसिज्म का मतलब होता है जोश, एथिसिज्म का मतलब होता है जोश, तो जो जोश था अपने वर्क को लेके और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था, एक सकारात्मक एटीट्यूड था अपनी प्रोडक्टिव लाइफ को लेके, तो ये सबसे अच्छी उनकी बात थी। Only after crossing the age of 75 did he start slowing down। मतलब जब उन्होंने 75 की एज को पार कर लिया, उसके बाद वो थोड़े डाउन हुए थे। मतलब स्लोइंग डाउन का मतलब है उनके अंदर वो थोड़े से डाउन हो गए थे, क्योंकि एक एज के बाद इंसान हो जाता है। ड्यूरिंग हिज फाइनल इलनेस his curiosity about his condition, medicines and treatment made the doctor think that possibly he was thinking that too as one of his scientific investigations। तो जिस टाइम पे उनकी दवाइयाँ चल रही थी, उनकी इलनेस थी, तो उनकी क्यूरियोसिटी को देख के जो डॉक्टर्स थे वो भी सोच में पड़ जाया करते थे, क्योंकि वो दवाई, उनकी मेडिकल कंडीशंस, उसमें उनकी सब जगह क्यूरियोसिटी, मतलब एक माइंड होता है उनका कि ये कैसे क्यूरियोसिटी कहलाती है, हर चीज़ को जानने की उत्सुकता। तो जो उनकी हर चीज़ को जानने की उत्सुकता थी वो भी डॉक्टर्स सोचते रहते थे। ही passed away on 18th October 1931 at the ripe old age of 84 ईयर्स की एज में 18th अक्टूबर 1931 में वो एक्सपायर हो गए थे। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम itself एडिसन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैन इन द वर्ल्ड। उनके लाइफ टाइम में खुद एडिसन अपने आप ही, उन्होंने अपने आप को मोस्ट फेमस मैन इन द वर्ल्ड बना लिया था, मतलब विश्व में उन्हें लोग जानते थे। ऑनर वॉज शोड ऑन हिम, अमंग दैम वॉज द कांग्रेसिनल गोल्ड मेडल इन 1928 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर टू ह्यूमन वेलफेयर। तो उन्हें 1928 में ह्यूमन वेलफेयर के लिए गोल्ड मेडल दिया गया था, ठीक है, उनके ऑनर में 1928 में। कब वो एक्सपायर हुए थे? 1931 में, देखना, हाँ याद रखना, 1931 में वो एक्सपायर हुए थे और 1928 में उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। इन 1960, मतलब उनकी डेथ के बाद, इन 1960 ही वॉज पोस्टुमेटली, इसका मतलब होता है हमारा मरणोपरांत, यानी मर जाने के बाद, यानी एक्सपायर होने के बाद। पोस्टह्यूमसली इलेक्टेड टू द हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिका एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिका होता है, ये है एक तरीके से एक म्यूज़ियम है, कह सकते हैं हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। तो वहाँ पे इन्हें चुना गया था 1960, मतलब जब इनकी डेथ हो गई थी तब इन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के हॉल ऑफ फेम ऑफ ग्रेट अमेरिकन्स में चुना गया था। ठीक है, चुना गया था मतलब उनकी जो फोटो थी या उनकी जो मूर्ति थी वो वहाँ पे लगाई जाएगी, ये तय किया गया था। बट द ट्रिब्यूट दैट वाज मोस्ट एलोक्वेंट एंड क्वाइट इंटेंटेड, तो लेकिन जो उनका ट्रिब्यूट था, जो उनके बारे में सोचा गया था, जो ट्रिब्यूट उनके बारे में सोचा गया था, वो बहुत ज़्यादा अलग था और बहुत ज़्यादा यूनिक था। अनइंटेंटेड मतलब जो सोचा ना गया हो, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही अलग हो, अनइंटेंटेड हो, तो वो सोचा ना गया हो। The authorities contemplated switching off the power supply in New York, the scene of his triumph in 1882। जो उनके ट्रायम्फ था, मतलब ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, जब उन्होंने 1882 में बल्ब बनाया था, तो जो उन्हें सफलता मिली थी, है ना, जो उन्हें सफलता मिली थी, तो ये सोच के कि 1882 में उन्हें सफलता मिली थी, अब वो एक्सपायर हो चुके थे 1960 में, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ये सोचा था कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है सोचना, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम पावर सप्लाई कर देंगे, पावर सप्लाई को बंद कर देंगे, स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई इन न्यूयॉर्क की पावर सप्लाई को बंद कर देंगे, द सीन ऑफ हिज ट्रिumph इन 1882।
क्योंकि हमें तो एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था, तो उन्होंने सोचा था कि हम उनके ही श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरीके से उन्हें हम पावर सप्लाई को बंद कर देंगे फॉर 2 मिनट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेथ। क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी डेथ में उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए अथॉरिटीज़ ने ये सोचा था कि हम न्यूयॉर्क की पावर सप्लाई 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे। बट 1931 वॉज नॉट 1882, मतलब 1931 जो था वो 1882 नहीं था। 1882 में बल्ब थे ही नहीं, लाइट्स थी ही नहीं, तो अगर 2 मिनट के लिए बंद हो जाती तो चल भी जाता। बट अगर 1931 इतने बड़े न्यूयॉर्क शहर में अगर आप 2 मिनट के लिए पावर सप्लाई बंद कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सिंस नॉर्मल लाइफ वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल बाय द 2 मिनट्स पावर कट ऑफ, यही वाली बात आ गई कि द आइडिया वॉज गिवन अप। लेकिन फिर ये आइडिया छोड़ दिया गया क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप 2 मिनट के लिए पावर सप्लाई बंद करेंगे तो दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, तो ये सोचकर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। देयर कुड बी नो ग्रेटर ट्रिब्यूट टू द मैन देन दिस नेगेटिव ट्रिब्यूट। नेगेटिव ट्रिब्यूट का मतलब है जो उन्होंने सोचा था कि हम पावर सप्लाई बंद कर देंगे पर नहीं करी, तो यहाँ पे वो नेगेटिव ट्रिब्यूट आ गया। ये नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, ये नेगेटिव ट्रिब्यूट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने सोचा था वो फिर उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसलिए वो नहीं हुआ, इसलिए उसे नेगेटिव ट्रिब्यूट नाम दिया गया। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिन्होंने हमें लाइट दी थी वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्होंने दुनिया को लाइट दी और उन्हीं के एक्सपायर होने के बाद या उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है उनके लिए कि आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए आप जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक पैराग्राफ हमारा और बचता है। ये हमें पूरी हिस्ट्री पढ़वा के रहेंगे, हर किसी के बारे में बता देंगे कि कौन क्या कब कैसे थे। चलिए, नॉलेज ही बढ़ रही है। 121 द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वॉज देयर, क्या था? सिंप्लिसिटी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल सिंप्लिसिटी। ये तो हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रिमार्केबल फीचर जो था उनके इन्वेंशन में वो उनकी सिंप्लिसिटी थी, बेसिक सिंप्लिसिटी पढ़ा था, जहाँ पे पहली लाइन थी हमारी, याद कीजिए। 122 अकॉर्डिंग टू द ऑथर एडिशन बिकम प्रॉस्परस बिकॉज ही, क्योंकि उनके पास बिजनेस आइडिया अच्छा था। मतलब उनके पास पैसों की कमी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनके पास बिजनेस सेंस अच्छा था। तो ये तो पहले हमें आंसर दिख गया। पहला वाला है हैड ग्रेट बिजनेस सेंस। तो ये तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, इतने अच्छे से हमने पैराग्राफ पढ़ा है कि हम अच्छे से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, 123 क्वेश्चन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिशन नीडेड। जब एक्सपेरिमेंट वर्क करे तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? पैसे की ज़रूरत थी। तो क्वाइट ए स्मार्ट पासवर्ड पेन नहीं, सोफिस्टिक गैजेट नहीं, सपोर्ट द जनरस पेट्रोन नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इसका सही आंसर होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, उनके पास कभी कमी नहीं हुई क्योंकि उनके पास बिजनेस आइडिया थे। एडिशंस लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी एट्रीब्यूट टू, एडिशन की लॉन्ग और प्रोडक्टिव लाइफ जो थी वो क्यों थी? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड था। ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, 125 क्वेश्चन द वर्ड अनकैनी इज यूज्ड इन द पैसेज। जो वर्ड है हमारा अनकैनी मतलब होता है थोड़ा अलग होना। तो वो पैसेज में जो अनकैनी वर्ड यूज हुआ है, इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, पैसेज में हुआ था ना कि ही हैड अनकैनी एबिलिटी टू जज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनी साइंटिफिक फैक्ट, ऐसे करके कुछ था ना वहाँ पे। तो हम अनकैनी वर्ड जो था, तो हम इसे कैसे वेरीफाई कर, मतलब समझ सकते हैं? वो होता है वो वियर्ड तरीका, थोड़ा अलग होना। अनकैनी मतलब थोड़ा सा अलग एबिलिटी थी उनके पास इस चीज़ की, तो इसका आंसर है वियर्ड। ठीक है, अपोजिट का फेमस का अपोजिट बताइए आप लोग। फेमस का अपोजिट क्या होगा? फेमस का अपोजिट हमारा होगा अननोन। इसका सही आंसर होगा अननोन। ये फेमस होता है सब जानते हैं, अननोन मतलब कोई नहीं जानता। ठीक है, 127 क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड। एनी साइंटिफिक फैक्ट में एनी क्या है? एनी साइंटिफिक फैक्ट में एनी क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये तो सब हमारे देख के लगाने के क्वेश्चन थे। चलिए, हमारा एक पैराग्राफ हो गया पूरा, एक बचा हुआ है अभी। जल्दी जल्दी इसे भी पढ़ लेते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग, अरे ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में आ गई है। ये कहाँ होती है? ये मधुबनी पेंटिंग जो होती है मिथिला, बिहार के जो मिथिला रीजन है उसमें ज़्यादा पसंद की जाती है। एक तरीके की पेंटिंग्स होती है, आर्ट होती है एक तरीके से। इसके बारे में बताया गया है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल
डेवलप्ड इन द मिथिला रीजन, जो मधुबनी मिथिला रीजन था, इन द विलेज अराउंड द मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार के जो मिथिला रीजन है उसमें ये मधुबनी पेंटिंग जो है, आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में डेवलप हुई थी। मधुबनी लिटरली मीन्स अ फॉरेस्ट ऑफ हनी, मधुबनी का मतलब होता है अ फॉरेस्ट ऑफ हनी, ठीक है। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज बाय द वुमेन ऑफ द रीजन, जो इस स्टाइल की पेंटिंग्स होती थी वो सबसे ज़्यादा जो वहाँ की वुमेन होती थी, औरतें होती थी, वह उनके उस रीजन की जो औरतें थी उनके द्वारा यूज़ की जाती थी। दो टुडे मैन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड, जैसी डिमांड बढ़ी मधुबनी पेंटिंग की, अब इसमें आदमी लोग भी मतलब पेंटिंग करने लगे। द वर्क इज़ डन ऑन फ्रेशली प्लास्टेड मड वॉल, जो मिट्टी की दीवारें होती थी जो हाल ही में बनाई जाती थी उनमें ये मधुबनी पेंटिंग की जाती थी। फॉर कमर्शियल पर्पस इट इज़ नॉट बीइंग डन ऑन पेपर क्लॉथ इज ETC, ये नॉट नहीं होगा, ये नाव होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नाव होगा, ठीक है। तो इट इज़ नाउ बीइंग डन ऑन पेपर एंड क्लॉथ। तो आजकल क्या हो रहा है कि कमर्शियल पर्पस में आजकल आप देखेंगे पेपर पे, क्लॉथ पे मधुबनी पेंटिंग की जाती है। बहुत अच्छी पेंटिंग आर्ट होती है, आप देखिएगा कभी, जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लेंगे। तो इसमें होता क्या है, द पेंटिंग आर बेसिकली फॉर रीजनल नेचर, जो उसकी मधुबनी पेंटिंग होती है वो रिलीजियस नेचर की होती है, मतलब रिलीजियसली ज़्यादा मानी जाती है। दे आर डन इन अ स्पेशल रूम ऑफ देयर होम और द मेन विलेज वॉल ETC, मतलब जो ये पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग होती है वो स्पेशल रूम्स में की जाती हैं, जैसे कि पूजा का कमरा हो गया या ब्राइड का रूम हो गया, रिचुअल रूम हो गया, ये हमारे स्पेशल रूम्स में की जाती है। रिलीजियसली तो आप पता है पूजा के रूम में तो मोस्टली पेंटिंग से होती ही हैं ऑन द मेन विलेज वॉल ETC, तो जो उनके विलेज की जो वॉल हुआ करती थी वहाँ पे भी ये पेंटिंग ज़्यादा होती है। फॉर सेरेमोनियल एंड रिचुअलिस्टिक पर्पस, जो सेरेमनी और रिचुअल्स होते हैं उनके पर्पस के लिए जो ब्राइड के रूम होते हैं या रिचुअल एरिया होता है वहाँ भी पेंटिंग होती थी। द वुमेन वे ऑफर हाँ सॉरी द वुमेन ऑफर प्रेयर टू डाइटी, डाइटी जो होते हैं वो उनका कहने का मतलब है जो देवी देवता होते हैं। तो द वुमेन ऑफर प्रेयर टू द डाइटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, तो सबसे पहले अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले, पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले जो वुमेन होती है वहाँ की वो अपने देवताओं को याद करती हैं, उन्हें उनकी प्रेयर करती हैं। फिगर्स फ्रॉम नेचर एंड माइथोलॉजी आर अडेप्टेड टू सूट देयर स्टाइल्स, जो देवताओं को याद करती हैं, उनकी प्रेयर करती हैं, और जो नेचर उनकी जो मतलब जो उनकी फिगर्स होती हैं, फिगर्स का मतलब जो भी वो पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, जो भी करती हैं, तो वो उनके स्टाइल्स को ही ध्यान में रख के बनाई जाती है। द थीम्स एंड डिज़ाइन वाइडली पेंटेड एट द वर्शिप ऑफ हिंदू deities such as Krishna, Rama, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati, sun and moon, tulsi plant, court scene, wedding scene and other social event taking place around them। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो थीम और डिज़ाइन होती है, ठीक है, वो थीम और डिज़ाइन जो होती है वो वाइडली पेंटिंग द वर्शिप ऑफ हिंदू डाइटीज़। तो सबसे पहले जो थीम और डिज़ाइन होती हैं वो हिंदू डाइटीज़ की होती हैं, जैसे कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन, लक्ष्मी, सरस्वती, सन, मून, तुलसी प्लांट, फिर कोर्ट सीन, वेडिंग सीन्स, इसके चारों तरफ, एंड अदर सोशल इवेंट टेकिंग प्लेस अराउंड देम। मतलब सबसे पहले कोई देवी देवता, कृष्णा, रामा, दुर्गा, लक्ष्मी, ये सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनकी हिंदू डाइटीज़ की पेंटिंग वर्शिप करते हुए पूजा करी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। उसके अराउंड में सन, मून, कोर्ट सीन, वेडिंग सीन्स, इन सब की जो भी वो होती है ना पेंटिंग होती है वो कर दी जाती है। तो इसका जो बेसिक होता है वो हिंदू डाइटीज़ होते हैं। फ्लोरल, एनिमल एंड बर्ड्स मोइटीज़, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आर यूज टू फिल अप द गैप, और जो बचा कुचा गैप होता है तो उन्हें फिल करने के लिए फ्लोरल मतलब कोई फूल वगैरह बना दिए जाते हैं, एनिमल्स बनाए जाते हैं, बर्ड्स बनाई जाती है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते हैं गैप्स को फिल करने के लिए। देयर इज़ हार्डली एनी स्पेस इन द स्टाइल, मतलब उस जो हमारी पेंटिंग होती है उसमें हार्डली ही कोई स्पेस बचता है, मतलब कि पूरा स्पेस लगभग भर जाता है, हर चीज़ को, हर गैप्स को वो कोई ना कोई डिज़ाइन से भर देते हैं। कॉटन रैप्ड अराउंड अ बैम्बू स्टिक फॉर्म्स अ ब्रश, तो ब्रश कैसे बनाया जाता है कि कॉटन को बैम्बू स्टिक जो होती है उसे उसके अराउंड स्टिक कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रैप कर देते हैं। द कलर अप्लाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट, जो कलर बनते हैं वो आर्टिस्ट बनाता है खुद, जो मतलब सोचा जाता है आर्टिस्ट के द्वारा सोचा जाता है। द स्किल
is handed down the generation and hence the traditional design and pattern are widely maintained। तो जो स्किल होती है ये बनाने की, मधुबनी आर्ट बनाने की, वो आज भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे कि जो उनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन और पैटर्न्स है वो वाइडली मेंटेन बना हुआ है आज भी। जैसे पहले बनाते थे आज भी लोग वैसे ही बनाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट the genesis of Madhubani painting about when King Janak asked for paintings to be developed for his daughter Sita's wedding। इट इज़ ये कहा जाता है कि जो मधुबनी पेंटिंग बनाने का जो जेनेसिस था, जब मधुबनी पेंटिंग कब से बनती थी, जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए वो पेंटिंग्स बनवाई थी। ठीक है, ये हमारा पूरा पैराग्राफ हो गया। ये भी अच्छा था मधुबनी पेंटिंग के बारे में। जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन ऑन वॉल। मधुबनी पेंटिंग वुमेन्स के द्वारा, सिर्फ वुमेन्स के द्वारा क्यों नहीं बनाई जाती वॉल्स पे? वुमेन्स के द्वारा वॉल्स पे क्यों? मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय द वुमेन्स ऑन वॉल। टू ए है एज पेपर इज चीपर, पेपर आजकल सस्ता हो गया इसलिए दीवारों पे पेंटिंग ज़्यादा नहीं बनाई जाती है। बी बिकॉज क्लॉथ इज मोर ड्यूरेबल टू मीट देयर वाइड स्पेयर डिमांड एंड अ मैन इज बेटर पेंटर। ये तो देखो फोर्थ आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है टू मीट देयर वाइड स्पेयर डिमांड। जैसी डिमांडें बढ़ने लगी हैं उसी हिसाब से वुमेन्स जो है अब दीवारों पे पेंटिंग करने के साथ साथ, या दीवारों पे कम पेंटिंग होती है, अब कॉपी पे या पेपर पे या आपके जो हमने अभी पढ़ा था किस पे, क्लोथ पे ज़्यादा पेंटिंग होती है। ठीक है। 144 मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंशियली फॉर रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। अगर रिलीजियस नेचर के लिए कब यूज़ होती हैं? क्योंकि देखो मधुबनी पेंटिंग कहाँ, देखो ब्राइडल रूम में, विलेज की वॉल पे, पूजा में, यहाँ तो हर जगह ये यूज़ होती ही हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि मधुबनी पेंटिंग है एसेंशियली टू रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। ये कहाँ पे ऐसे डन होती है, कहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे उनका रिलीजियस नेचर शो होता है? तो ये हमें पूजा रूम में बनाई जाती हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, पूजा रूम पे भी पेंटिंग बनाई जाती है, रिलीजियसली पूजा रूम पे बनाई जाती है। 145 क्वेश्चन। The painting becomes secular when they depicts A wedding scenes, B court scenes, C worship of सरस्वती, या D तुलसी प्लांट्स। तो जो वो होती है ये हमारी वेडिंग सीन्स में, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि वेडिंग सीन्स जो होते हैं उसमें भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है। 146 मधुबनी पेंटिंग shows only A geometrical design, A B a balanced portrait of all of them, C हिंदू deities, या D flower and plants। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं वो किसे शो करती हैं? वो हिंदू डाइटीज़ को शो करती हैं। उसके अराउंड ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, फ्लावर है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है किसे शो हो रही है? फ्लावर्स और हिंदू डाइटीज़ को। ठीक है। 147 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द ए होम्स ऑफ रिनाउड आर्टिस्ट, बी आश्रम्स ऑफ मधुबनी, सी स्कूल्स ऑफ आर्ट, या डी फैमिलीज एट होम। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द किस चीज़, कहाँ से आप मधुबनी पेंटिंग कहाँ से सीखी जाती हैं? तो वो अपने जो हमारे जो अपने पूर्वज होते थे, जो अपने से बड़े हैं, दादा दादी, इन लोगों से सीखते थे ना मधुबनी पेंटिंग। अभी बताया था कि जनरेशन टू जनरेशन आपको सिखाई जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन ये मधुबनी पेंटिंग की जो आर्ट है वो एक दूसरे को दी जाती है ताकि उनका वो डिज़ाइन जो है वो मेंटेन रहे। तो ये कहाँ सीखी जाती है? फैमिलीज एट होम, घर में सीखी जाती है। ठीक है, ये कोई बाहर नहीं सिखाई जाती है, स्कूल के किसी बुक वगैरह में नहीं होती है। 148 फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव डेरिवेट्स फ्रॉम द नाउन फ्लोवर। ऑरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन। ऑरल कहाँ से, कौन से नाउन से आया है? जल्दी बताइए इसका 148 का आंसर क्या होगा? ऑरल आया है ईयर से, ऑरल आया है ईयर से। ठीक है। 149, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं। ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन, इसमें से जो ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल है इसमें से प्लास्टर क्या है? बताइए। पार्टिसिपल है इसमें। ठीक है। 150 आंसर, द वर्ड जेनेसिस मीन्स सेम एज। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। तो इसका सही आंसर है बर्थ। चलिए, आज हमने जो सेट करा है वो है सितंबर 2016 का सेट का इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीट करा है, और ऐसे ही हम कल भी एक और सेट लेकर आएंगे
तब तक इसके हाँ इस क्लास के बाद आपकी वरुण सर की क्लास होगी, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। और इस क्लास में अगर आपको PDF चाहिए होती है या इस क्लास की, या पहली भी और क्लासेस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, और नहीं तो आज इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आपकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।